प्रवीण भीमपुरा गांव के अंदर समोसे का ठेला लगाया करता था और अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। आज भी प्रवीण समोसे का ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और आवाज लगा रहा था, आओ आओ समोसे खाओ, बढ़िया बढ़िया समोसे खाओ। मूंग दाल के समोसे, आलू के समोसे, छोले के समोसे, चाउमीन का समोसा खाओ। आओ आओ समोसे खाओ। इस तरह प्रवीण बार बार आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को इकट्ठा कर रहा था। क्योंकि प्रवीण का ठेला एक था लेकिन समोसे अनेक थे। वो तरह तरह के समोसे बेचा करता और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। तभी उसके ठेले पर बनवारी, उसके बचपन का दोस्त, आता है और प्रवीण से कहता है, क्या बात है प्रवीण, आज सुबह सुबह समोसे नहीं खिलाएगा क्या आपने मुझे? तेरे ठेले का पहला ग्राहक हूँ मैं, हाँ? इसलिए जल्दी से गर्मा गर्म समोसे लगा दे। बनवारी, सुबह सुबह ये सब मत किया कर। तू रोज मेरी दुकान से मुनाफे के समय समोसे खाकर जाता है और पैसे भी नहीं देता। सुबह सुबह बौनी का समय होता है और ये बौनी के समय तो इस तरह जाकर मुफ्त के समोसे मत खाया कर। प्रवीण, ये क्या बात कर रहा है? पहले जब मेरी नाई की दुकान पर नई नई खुली थी तब मैं भी तो मुफ्त में तेरे बाल काट देता था, कभी तुझसे पैसे नहीं लिए। पर आज जब मैं यहाँ तेरे ठेले पर समोसे खाने आ रहा हूँ तो तू मुझे ऐसे ताने दे रहा है। वाह यार, यही दोस्ती है हमारी। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बनवारी, पर ये भी तो समझ दोस्त, तू सुबह सुबह आ जाता है उस समय जब मैं कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ। अरे इतने तो तूने मेरे सर के बाल नहीं काटे होंगे जितने मेरे समोसे खा लिए। कोई बात नहीं दोस्त, आज तूने हमारी दोस्ती के बीच में ये पैसों की दीवार लाकर खड़ी कर दी। तूने भी ये बता दिया कि दोस्ती से बढ़कर पैसा है। चल कोई बात नहीं। यार बनवारी, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? मैं तुझे समझाना कुछ और चाह रहा हूँ और तू समझ कुछ और रहा है। प्रवीण बनवारी को समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था। लेकिन बनवारी बात को उल्टा ले जाता है और वो इसे अपनी इंसल्ट समझता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए बनवारी खुद से गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, इस बनवारी से लड़ाई तो तुझे बहुत भारी पड़ेगी मेरे दोस्त। मैं आने वाले मौसम तक तेरा ठेला बंद न करवा दूं तो मेरा नाम भी बनवारी नहीं। इस तरह बनवारी वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ बनवारी उस दिन के बाद प्रवीण से और ज्यादा नफरत करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे ठंड का मौसम आता है और ठंड के मौसम में प्रवीण के गर्मा गर्म समोसे बहुत अच्छे बिका करते थे। आज भी प्रवीण ठेले पर खड़ा हुआ आवाज लगा रहा था, आओ 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 समोसे खाओ। आलू के समोसे, छोले के समोसे, मूंग के समोसे, पनीर के समोसे, चाउमीन के समोसे। आओ आओ समोसे खाओ। 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक। प्रवीण ऐसे ही ठंड में समोसे बेच रहा था। ठंडी ठंडी हवा में उसके गर्मा गर्म समोसे की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तभी उसकी दुकान पर मधु नाम की एक औरत आती है और कहती है, प्रवीण भैया, जरा मेरे लिए एक आलू का समोसा तो लगा दो। इस ठंड के मौसम में आपका गर्मा गर्म समोसा खाकर शरीर में तो जैसे जान आ जाती है। सच कहूँ तो आपके समोसे खाकर मजा ही आ जाता है। प्रवीण ने भी मुस्कुराकर मधु के लिए समोसा लगा दिया और मधु ने जैसे ही समोसा खाया अचानक ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, हे राम, मेरी जीभ जला दी। इतना भी गरम समोसा देने के लिए किसने कहा था आपको? क्या चाहते हो भाई कि हम यहाँ पर बिना जीभ के घूमें? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? ठंड में गर्मा गर्म समोसा ही तो बेचूंगा ना। अगर ठंडा समोसा खिलाऊंगा तो कौन खाएगा? फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप तेल में से समोसा निकालकर ग्राहकों के मुंह में समोसा डाल देंगे। ठंड है तो किसी भी तरह की ज्यादती करेंगे क्या आप? मधु ये बोलकर समोसा खाकर बिना पैसे दिए चली जाती है और ये सारा तमाशा आसपास खड़े हुए लोग भी देख रहे थे। वहीं मधु आगे जाकर बनवारी के पास जाती है और कहती है, बनवारी भैया, आपका काम तो कर दिया मैंने। कल अपने पति को आपकी दुकान पर भेज दूंगी। उनके बाल काट देना और पैसे मत लेना। बस इतनी सी बात बहन जी, अब कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। आपके पति के बाल में बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में काट दूंगा। बनवारी भी ये बोलकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मधु भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही बनवारी ने एक कृपाल नाम के दोस्त को पकड़ा और उसे बनवारी के ठेले पर बाल कटवाने के बदले बुराई करने भेज दिया। कृपाल जैसे ही प्रवीण के ठेले पर आया तो बोला, प्रवीण भाई, 2 समोसे खाने के लिए दे दो। 4 समोसे पैक कर दो। हाँ, बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे बना कर देना।
क्योंकि ठंड में गर्मा गर्म समोसे खाने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है भाई साहब, बस समोसे तलने ही जा रहा हूँ, आप 2 मिनट दीजिए। अब प्रवीण अपने मन में हंसता है और उसके बाद कृपाल को 2 समोसे खाने के लिए दे देता है और 4 समोसे पैक कर देता है। जिसके बाद अब कृपाल कहता है, क्या भाई साहब, मैंने आपसे 1 समोसा खाने के लिए मांगा था और 2 समोसे पैक करने के लिए मांगे थे। आपने 2 समोसे मुझे खाने के लिए दे दिए। अरे मुझे अच्छे से याद है भाई, तुमने 2 समोसे मुझे खाने के लिए और 4 समोसे पैक करने के लिए बोला था। अरे भाई, मैं खुद ही अपना नुकसान क्यों करवाऊंगा। यही होता है, गांव में अगर किसी का ठेला अच्छा चलने लग जाए तो वो बहस पर उतर जाता है। जैसे तुम उतर आए हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुमसे 1 समोसा खाने को और 2 पैक करने के लिए बोल रहा था। कृपाल भी बहस करने लगता है और उसके बाद वहाँ से बिना समोसे के पैसे दिए चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे बनवारी मिलता है और कहता है, बिल्कुल फिक्र मत करो कृपाल, कल तुम्हारे बाल बिल्कुल ऋतिक रोशन स्टाइल में काट दूंगा। बस इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म समोसे बेचने वाले प्रवीण का ठेला बंद हो जाना चाहिए। बनवारी ये सब कुछ बोल रहा था तो वहीं स्कूल जाता हुआ रोहन, जो कि प्रवीण का बेटा था, वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। वहीं प्रवीण जब शाम को घर आया तो उसकी बीवी मीनाक्षी उसे उदास देखकर बोली, क्या बात है जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक ही तो है ना? काम तो ठीक चल रहा है। क्या बताऊं मीनाक्षी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जितनी भी चीजें संभालने की कोशिश करता हूँ उतना खराब हो जाता है। लेकिन रोज एक ग्राहक जरूर ऐसा आता है जो कि मेरे समोसे की बुराई करता है या फिर मेरी याददाश्त पर सवाल उठाता है। अरे ये सब किसी की साजिश होगी, वरना ऐसा नहीं हो सकता। आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है और आप काम भी बहुत अच्छा करते हैं। जरूर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर रोहन ट्यूशन से वापस आता है और अपने पापा और मम्मी को सारी बातें बता देता है कि उसने कृपाल और बनवारी को क्या बातें करते हुए सुना। ये सुनकर प्रवीण स्तब्ध रह गया। उसे अपने बचपन के दोस्त पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंची हरकत कर सकता है। उसके चेहरे पर उदासी की जगह अब एक दृढ़ संकल्प आ गया था। जिसके बाद प्रवीण कहता है, मुझे नहीं पता था कि ईर्ष्या के जलन में एक इंसान इतना ज्यादा अंधा बन सकता है। कोई बात नहीं, बनवारी को उसी के हिसाब से मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वो ठंड में गरम गरम समोसे वाले का ठेला बंद करवाने चला था। अब बताऊंगा उसे कि मैं क्या हूँ। अब बनवारी अगले दिन जब अपनी नाई की दुकान पर खड़ा हुआ होता है और लोगों के बाल काट रहा होता है, तभी वहाँ पर बिरजू नाम का एक आदमी आता है और जैसे ही बनवारी बाल काटने लगता है तो बिरजू छींक देता है, जिस वजह से बनवारी बिरजू के गलत बाल काट देता है और बिरजू चिल्लाने लगता है, अरे ये कैसे बाल काटे हैं मेरे तुमने? हाँ, बाल काटने नहीं आते तो फिर तुमने ये दुकान क्यों खोली है? क्या करके रख दिया यार, हैं? अरे अब तुमको ये बाल काटने का एक भी पैसा नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे मत देना, माफ करना, आपके बाल गलत कट गए। वो आप चीखे ना तो मेरा हाथ फिसल गया। ऐसा ही बनवारी के साथ 2-3 बार होता है। बनवारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बार बार अपनी कैंची और उस्तरे को देखता। उसे लगता जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसके ग्राहक कम होने लगे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। तभी एक दिन मीनाक्षी अपने बेटे रोहन के साथ उसके बाल कटवाने के लिए बनवारी की दुकान पर आती है और रोहन कहता है, अंकल, मेरे बाल बिल्कुल सलमान खान की तरह काटना, बढ़िया लगने चाहिए। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम्हारे बाल तो मैं बहुत अच्छे काटूंगा। अब बनवारी रोहन के बाल बहुत अच्छे काटता है, लेकिन रोहन जानबूझकर रोने लगता है और कहता है, अंकल, आपको बाल काटना नहीं आता तो मेरे बाल क्यों खराब किए? मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं, आप बहुत बुरे अंकल हो। बनवारी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर प्रवीण आता है और कहता है, क्या हुआ बनवारी, तुम समझ नहीं पा रहे हैं ना ये सब क्या कुछ हो रहा है? मैं सच बताता हूँ, ये सब उस कर्म का फल है जो तुम मेरे साथ करने चले थे। जिस तरह तुमने ग्राहकों को मेरे ठेले पर बुराई करने भेजा, उनके बाल मुफ्त में काटने का प्लान बनाया, उसी तरह मैंने भी किया। तो ये सब तुम कर रहे थे? मुझे ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रवीण। मैं तुमसे जलने लगा था क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, और जब से तुमने अपने ठेले पर मेरी बेइज्जती की थी तब से मैं वो भूल नहीं पा रहा था। दो दोस्त के बीच छोटी मोटी बातें तो होती हैं बनवारी,
लेकिन उन्हें दिल से लगा के रखना समझदारी नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। मैंने तुम्हें माफ किया, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दोगे। हम मेरे पास ग्राहक आए और बिना किसी वजह की लड़ाई करके गए तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अपनी बदनामी का डर सताने लगा। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी कितना बुरा लगा होगा कि मैं कमाई के टाइम पर तुम्हारे पास मुफ्त के समोसे खाने के लिए आ जाता था। वो समोसे मेरी दोस्ती पर बोझ बन गए थे। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी ठंड में गर्मा गर्म समोसे बेचने वाली की बुराई नहीं करूंगा और हमेशा उसका अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। प्रवीण ने बनवारी के कंधे पर हाथ रखा। पुरानी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की राख अब दोस्ती के विश्वास में बदल चुकी थी। दोनों दोस्त हंसे और गले मिले। इसके बाद बनवारी और प्रवीण की वापस से अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर बनवारी कभी भी प्रवीण को तंग नहीं किया करता और ठंड में गर्मा गर्म समोसे बेचने वाला प्रवीण वैसे ही तरक्की करने लगता है और तरह तरह के समोसे बेचकर अपने परिवार का अच्छे से खर्च चलाता है। निशी मोहन नगर गाँव में अपनी बेटी पिंकी और राहुल के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत कुछ सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। तब से निशी ही अपने बेटे राहुल और पिंकी का पेट भरने के लिए गांव की सड़क पर दाल चावल का ठेला लगाया करती। ऐसे ही एक दिन वो धूप में खड़ी होकर खुद से कहती है, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज बोनी नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ये दाल चावल खाकर भी मेरे बच्चे पागल हो रहे हैं। इतना दाल चावल मेरे बच्चे भी कितना खा पाएंगे? ये तो सरकार का शुक्र है कि हमें दाल चावल राशन में मिल जाते हैं और मैं उनका ठेला लगा लेती हूँ। साथ ही मैं 20 रुपए प्लेट बेचती हूँ, लेकिन फिर भी किसी ग्राहक को मेरे दाल चावल खाने का मन ही नहीं करता। निशी ऐसे ही उदास हो जाती है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे दाल चावल खाने के लिए मांगता है। बहन जी, जरा मेरे लिए 1 प्लेट दाल चावल लगा दो। जी अभी लगा देती हूँ भाई साहब, बस 2 मिनट रुकिए। निशी अब ग्राहक के लिए दाल चावल लगाकर उसे दे देती है, लेकिन ग्राहक जैसे ही दाल चावल खाता है तो दाल चावल की शिकायत करते हुए कहता है, ये कैसे दाल चावल बेच रही हो तुम? ये चावल तो राशन के हैं और दाल भी कितनी ज्यादा पतली है। ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल का मरीज हूँ मैं और अस्पताल के बेड पर लेटकर ये खाना खा रहा हूँ। कितने रुपए हुए तुम्हारे? भाई साहब बस 20 रुपए प्लेट है। ग्राहक उसकी बात सुनता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो 20 रुपए निशी को देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब 20 रुपए में तुम किसी को खाना खिला रही हो तो यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो तो तुम महंगा खाना खिला पाती और महंगे दामों पे बेच पाती। 20 रुपए के हिसाब से ये खाना इतना भी बुरा नहीं है। इतना बोलकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है, लेकिन निशी को उसकी बात बुरी लग जाती है। अब जैसे ही वो घर आती है तो उसके बच्चे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, माँ कुछ अच्छा खाने को दो ना। हमें पता है कि आज आपकी थोड़ी कमाई हुई है और आज हमें कुछ और खाने को भी मिलेगा। माँ रोज रोज दाल चावल खाकर मैं थक चुकी हूँ। मैं और दाल चावल नहीं खा सकती। आप आज हमारे लिए कुछ और बना दो ना। बेटा आज सिर्फ 20 रुपए की कमाई हुई है, इसमें मैं तुम्हें क्या ही खिला पाऊंगी। आज दाल चावल खा लो। मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी ज्यादा कमाई हो जाए और तो और मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने दूं। आप हमसे रोज ऐसा ही झूठा वादा करते हो और उसके बाद वो वादा टूट जाता है। मैं और दाल चावल नहीं खाऊंगा, भले ही मुझे सारा दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। हाँ राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। राहुल और पिंकी की इस बात को सुनकर निशी उदास हो जाती है कि तभी उसके गली से एक पकोड़े वाला आवाज लगाते हुए गुजरता है। पकोड़े ले लो, पकोड़े 10 के 4, 10 के 4 पकोड़े। उस पकोड़े वाले की आवाज सुन निशी को एक तरकीब सूझती है और वो अपने दोनों बच्चों को 10 रुपए देते हुए कहती है, मेरे बच्चों ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। ये लो पैसे और तुम दोनों पकोड़े ले आओ। दाल चावल के साथ पकोड़े खाओगे तो थोड़ा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। राहुल अब अपनी माँ की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और पिंकी का हाथ पकड़कर पकोड़े लेने के लिए चला जाता है और दोनों भाई बहन पकोड़े लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और पिंकी और राहुल अपने पकोड़े में से 2-2 पकोड़े निशी की थाली में रखते हैं और कहते हैं,
माँ, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, फिर हम भी आपको परेशान करते हैं। हमें माफ कर दो। आज के बाद में हम कभी भी बेकार की जिद नहीं करेंगे और हमेशा समय से आप जो भी दोगी उसी को खा लेंगे। आज आपने हमें पकोड़े खिला दिए, अब हम 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आप भी ये पकोड़े खाओ। आप भी तो हमारे साथ दाल चावल खाती हो। आपको भी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। आपको भी तो हमारी तरह अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता होगा ना। पर हम लोग बुद्धू हैं जो चीजें समझ नहीं पाते। निशी अपने बच्चों की ये बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि सच में उसके बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार जो करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और निशी अपने दाल चावल 20 रुपए प्लेट बेचती जाती। कभी उसके दाल चावल 3 या 4 प्लेट बिक जाया करते तो कभी बिल्कुल भी नहीं बिका करते। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक औरत दाल चावल खाने के लिए आती है, जिसके हाथ में राशन का सामान था। बहन जी, जरा मेरे लिए 1 प्लेट दाल चावल तो लगा देना। सारा दिन राशन खरीद कर तो मैं थक गई हूँ। अभी लगा देती हूँ बहन जी, आप थोड़ा सा रुकिए। निशी अब औरत को दाल चावल लगाकर दे देती है और वो औरत दाल चावल खाकर अब अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही निशी ठेला बंद करने लगती है, तभी उसका ध्यान उस औरत के छोड़े हुए बेसन के पैक पर जाता है, जिसे देख निशी कहती है, लगता है वो औरत ये बेसन का पैकेट यही छोड़ गई है, पर अगर उसे याद आया होता तो अब तक वो इसे लेने के लिए आ जाती। कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाती हूँ। अगर कल वो औरत मेरे ठेले पर पूछने के लिए आएगी तो मैं अपने पैसों से ये बेसन का पैसा दे दूंगी। निशी बेसन का पैकेट लेकर घर आ जाती है और उसके दोनों बच्चे उसके हाथ में बेसन का पैकेट देखकर खुश हो जाते हैं और पकोड़े खाने की जिद करने लगते हैं। जिसके बाद निशी अपने बच्चों से कहती है, पर मेरे बच्चों, पकोड़े बनाने के लिए भी तो आलू, प्याज या गोभी या और कोई सामान चाहिए। मैं तुम्हें किस चीज के पकोड़े बनाकर खिलाऊं? आप हमें सादे बेसन के पकोड़े बनाकर खिला दो, हम तो सादे पकोड़े खाकर भी खुश हो जाएंगे। बेटी की बात सुनकर अब निशी रसोई में जाती है और बेसन के पकोड़े बनाने के लिए बेसन को घोलती है। तभी उसकी नजर दाल चावल पर जाती है, जो कि इस बार भी बचकर आ गए थे। जिसे देख निशी ने खुद से कहा, इतने सारे दाल चावल फेंकने में जाएंगे, क्यों ना मैं ये दाल चावल मिक्स करके इसके पकोड़े बना दूं। कुछ अनोखा हो जाएगा और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। मैंने कभी भी उन्हें कुछ अलग और अनोखा बनाकर नहीं खिलाया है। 1-2 पकोड़े बनाकर देखने में क्या जाएगा, अगर अच्छा बन गया तो और बना दूंगी। निशी अब दाल चावल का गाढ़ा सा घोल तैयार करती है और उसे बेसन में डुबोकर उसके पकोड़े बना देती है, जो कि बहुत ही सुनहरे और कुरकुरे थे। जिसके बाद वो टमाटर की चटनी बनाकर राहुल और पिंकी को वो पकोड़े पेश करती है। और जैसे ही राहुल और पिंकी उन पकोड़ों को खाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। आज आया ना स्वाद। ये पकोड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पर आप तो कह रहे थे कि घर में कुछ भी नहीं है, फिर आपने किस चीज के पकोड़े बनाए हैं माँ? अरे पिंकी, तू तो पागल हो गई है। तू इतने दिनों से दाल चावल खा रही है, तुझे इतना भी नहीं पता कि दाल चावल के पकौड़े हैं। पर ये कितने अनोखे लग रहे हैं और कोई इन्हें खाकर ये भी नहीं बता सकता कि ये दाल चावल के पकौड़े हैं। क्या सच में बच्चों, ये पकोड़े इतने स्वादिष्ट बने हैं? मैं भी एक बार पकोड़ा खाकर देखती हूँ। अब निशी जैसे ही पकोड़े खाकर देखती है तो उसे भी पकोड़े अच्छे लगते हैं। वो बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए थे। पकोड़े खाने के बाद निशी ने खुद से कहा, अगर मैं ये पकोड़े अपने ठेले पर बेचूंगी तो ये पकोड़े बहुत अच्छे बिकेंगे। क्यों ना मैं कल दाल चावल के पकोड़े बनाकर बेचूं, शायद इससे मेरे ठेले पर कुछ ग्राहक आने लग जाए। माँ, आपकी तरकीब बहुत अच्छी है और देखना, आपके दाल चावल के पकोड़े भी बहुत अच्छे बिकेंगे और कोई आपके पकोड़े खाने आए या ना आए, मैं और राहुल भैया तो आपके पकोड़े खाने के लिए जरूर आया करेंगे। ये बात सुनकर निशी को हंसी आ जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने ठेले पर दाल चावल के पकोड़े बेचने लगती है। शुरू में तो उसके पास ग्राहक कम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पास अब पकोड़े खाने के लिए लोग आने लगते हैं। अरे निशी बहन, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमने हर तरह तरह के पकोड़े खाकर देखे हैं, लेकिन दाल चावल के भी पकोड़े होते हैं, ये तो हमने पहली बार देखा है। मजा आ गया ये पकोड़े खाकर। एक काम करो, तुम ये पकोड़े 20 रुपए के और पैक कर दो। अभी कर देती हूँ बहन जी। निशी अब विमला को पकोड़े पैक करके दे देती है और विमला पकोड़े लेकर वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर वही औरत पकोड़े खाने के लिए आती है जो अपना बेसन का पैकेट छोड़ कर गई थी। और वो औरत निशी से कहती है, अरे बहन जी, आप तो दाल चावल का ठेला लगाती थी, फिर अब आप पकोड़ों का ठेला क्यों लगाने लगी? खैर छोड़िए, आप मुझे 1 प्लेट पकोड़े लगा कर दे दीजिए। अभी दे देती हूँ बहन जी, बस 1 मिनट। अब निशी जैसे ही उस औरत को पकोड़े देती है और वो उसके पकोड़े खाती है तो वो उसके दाल चावल के पकोड़े की बहुत तारीफ करती है और उसके बाद वो पैसे देने लगती है। तभी निशी कहती है, बहन जी, आपको इन पकोड़े के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपकी वजह से ही हो पाया है। आप ही उस दिन यहाँ पर बेसन का पैकेट छोड़ कर गई थी और जब मैंने दाल चावल बचाकर घर ले जाने के बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि मैं उस बचे हुए दाल चावल के पकोड़े बना दूं, और देखो आज मैंने ये काम खोल लिया। नहीं बहन जी, ये सब कुछ आपको आपकी किस्मत से मिला है, मेरी वजह से नहीं। ये आपके हक के पैसे हैं, आप इन्हें लेने से मना मत कीजिए। और सच में आप बहुत अच्छे दाल चावल के पकोड़े बेच रही है। बस ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो औरत अपने पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निशी ऐसे ही अपने ठेले पर दाल चावल के पकोड़े बेचती रहती। वो राशन से दाल चावल खरीदा करती जो कि सस्ता मिला करता और इससे उसकी लागत भी कम लगा करती। वो हमेशा गांव में सस्ते दाम पर पकोड़े बेचा करती ताकि गरीब से गरीब आदमी भी उसके पकोड़े खाकर अपना पेट भर सके।